के दिल्ली जाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला सीएम आखिर कौन होगा। बड़ी खबर इस पर आपके सामने रखने जा रहे हैं। नई एनडीए सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए एमएलए को पटना में रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 11 अप्रैल को पटना में रहने के आदेश दिए जा चुके हैं। 12 या 13 अप्रैल को बैठक बुला सकते हैं और विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। बैठक में सीएम पद छोड़ने की जानकारी देंगे और नीतीश कुमार बैठक में ही ये जानकारी दे सकते हैं कि वो सीएम पद छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक के बाद इस्तीफा वो दे सकते हैं और इस्तीफे के बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल हो सकती है आखिरी कैबिनेट मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये आखिरी बैठक हो सकती है। 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार और इसके बाद वो 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण करेंगे। 11 अप्रैल को दिल्ली से वापस पटना लौटेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिहार की सियासी हलचल को लेकर। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले बैठक और उस बैठक में इस्तीफे को लेकर बात हो सकती है। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक भी होने जा रही है। इसके बाद 9 अप्रैल को दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार। 10 तारीख को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उससे पहले बैठक होगी। बैठक में चर्चा की जा सकती है नई एनडीए सरकार को लेकर। अब देखिए सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्योंकि 10 तारीख को राज्यसभा सांसद के तौर पर नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे, लेकिन उससे पहले विधानमंडल दल की बैठक लेंगे। माना जा रहा है कि वहां पर वो इस्तीफे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और पूरी पटकथा नीतीश कुमार ने पहले ही तैयार कर ली थी। और अब चूंकि समय नजदीक आ रहा है और यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 10 तारीख को जब राज्यसभा में शपथ लेंगे उसके पहले एक कैबिनेट की बैठक भी संभावित है। हालांकि इसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन इस बात की चर्चा है कि कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है और पूरी तैयारी भी कैबिनेट के द्वारा, बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग के द्वारा कर ली गई है। और उस कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार अगले 5 सालों की जो पूरी रणनीति होगी वो बना करके कहीं न कहीं जाना चाहते हैं। और यह भी खबरें आ रही हैं कि 11 और 12 तारीख से जो एनडीए के जो विधायक हैं वो पटना में रहेंगे। ऐसा भी निर्देश अब दिया जा रहा है विधायकों को, ताकि नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे करके लौटे और उसके बाद जब विधानमंडल दल की बैठक हो, उस बैठक में सभी लोग मौजूद रहें। और आमतौर पर भी यह विधायक जानते हैं कि जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे उसके बाद जब वो पटना लौटेंगे और उसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं, तो ऐसे में विधायक भी खुद से पटना रहने को तैयार हैं। और आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ चल रहा है जदयू में और सरकार में, एनडीए में, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नीरज जी, कवायद अब शुरू हो गई है, चूंकि अब काफी कम समय बचा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता माने जाएंगे जो 1 मिनट के लिए कोई पद त्याग नहीं करता है। और नीतीश कुमार जी ने खुद अपनी इच्छा व्यक्त की। विधानमंडल के माननीय सदस्यों, संसद सदस्यों का अनुरोध, इस शर्त पर उन्होंने स्वीकार किया कि मैं बिहार में समय दूंगा, लेकिन ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। अब इस संबंध में तो माननीय मुख्यमंत्री का ये औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 7 निश्चय 3 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने भी स्पष्टता के साथ कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी का ही मॉडल चलेगा। तो जो काम इनका अब तक रहा है और जो आगे की योजना है उस पर नीतीश कुमार जी की राजनीति का असर रहेगा। तो नीतीश कुमार संभावना इस बात की है कि जब कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में जो मसौदे आएंगे वो अगले 5 साल की पूरी रूपरेखा होगी। बिल्कुल, नीतीश कुमार का विकास ही मूल मंत्र है और नई पीढ़ी को रोजगार देने का सवाल, औद्योगिकरण का सवाल, जब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बिजली से लेकर सारी सुविधाएं नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में उपलब्ध करा दिया। डबल इंजन की सरकार हमारी है, तो हमारी उम्मीद तो है कि नीतीश कुमार जी
जो राज्य मंत्री परिषद का फैसला लेंगे वह बिहार के भविष्य की रूपरेखा होगी। मतलब साफ है कि देखिए, नीतीश कुमार ने जो जनता से वादा किया था, लोग कह रहे थे कि 2030 तक आप थे तो बीच में क्यों जा रहे हैं, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यह लोगों को बताना चाहते हैं कि 2030 तक के लिए जो वादे उन्होंने की है वो सभी को वो पूरा करेंगे। ठीक है शैलेंद्र, देखिए ये बात तो लगातार कही जा रही है एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये आगे भी सरकार चलेगी, जो भी लीडर होगा वो नीतीश कुमार ने जो कुछ भी सेट किया है फॉर्मूला बिहार के लिए उसी तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नीरज जी से जरा ये भी सवाल कीजिए, क्योंकि एक बात भी कही जा रही है कि सब कुछ पहले से तय है और शीर्ष नेतृत्व में सब फाइनल हो चुका है, तो क्या ये जानकारी आ गई है सरकार को लेकर कि भागीदारी किसकी कितनी होगी, नई सरकार की कैसी तस्वीर होगी, वो भी जरा उनसे पूछिए, बताएं वो दर्शकों को, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अब अगला सीएम कौन होगा। बिल्कुल, हम नीरज जी से सीधे यह जानते हैं कि नीरज जी, दो सवाल है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार हो गई है? एनडीए के घटक दलों के सर्वानुमति से होगा लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की राय महत्वपूर्ण होगी और सारे दल मिलकर तय करेंगे, हम एनडीए के घटक दल। दूसरा, सरकार की क्या रूपरेखा होगी इसकी सबसे महत्वपूर्ण है योजना की, लोक कल्याणकारी योजना की रूपरेखा। इसलिए सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी यह तो हम लोग तय कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई विवाद रहता नहीं है एनडीए में, इसीलिए ना हमारे यहाँ विवाद नहीं है, दूसरे के यहाँ खाली विवाद होता है। और माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यनीति जो फॉलो करेंगे वही बिहार में राज करेंगे। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जरूर चाहते हैं कि जो जातीय गोलबंदी उन्होंने लवकुश और तमाम चीजों को जोड़ करके, अति पिछड़ों को जोड़ करके बिहार में रखा है, तो कोई ऐसा ही चेहरा बने जो इन समीकरण को जोड़ करके रखे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की अपेक्षा यही होगी कि समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका काम करिए और जो समाज में विशेष पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर दीजिए, महिलाओं के लिए जो कमिटमेंट है उसको पूरा करिए। और इसके अलावा इसके जिस संदर्भ में देखा जाए, लेकिन यह विषय तो महत्वपूर्ण है ही कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को मोहब्बत का बिहार बना दिया है, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, अभी नाम की चर्चा जदयू के लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चीजों की इन्हें भी पूरी जानकारी है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हो, जदयू हो या तमाम जो एनडीए घटक दल हैं, उनके द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि आगे नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे उसके बाद भी जो बिहार में सरकार चलेगी वो नीतीश कुमार के मर्जी से चलेगी। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये आपको खबर दे रहे थे लगातार कि राज्यसभा सांसद का शपथ ग्रहण जब होगा नीतीश कुमार का, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। उससे पहले 2 बैठकें होने वाली हैं और उन बैठकों में भी आपको बता दें कि तस्वीरें ये कुछ साफ हो सकती हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और माना जा रहा है कि उसमें 5 साल की जो रूपरेखा होगी उन मसौदों पर बातचीत की जाएगी और उसके बाद 10 तारीख को राज्यसभा सांसद के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। और उसके आगे 11 और 12 अप्रैल को लेकर भी बड़ी जानकारी यह है कि बैठक विधानमंडल की होगी, जहां पर चर्चा की जाएगी इस्तीफे को लेकर। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपके सामने अब पटना से रख रहे हैं, जहां पर घर में अचानक आग लगी है। 2 बाइक और एक आपको कई सामान जलकर खाक होने की जानकारी आ रही है। 2 बाइक, कई सामान जलकर खाक। घटना में करीब 1 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। बेहटा थाना क्षेत्र के बेहटा टोला की यह घटना बताई जा रही है। ये आप मौके की तस्वीरें देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, लेकिन किस वजह से यह आग लगाई गई इसकी जानकारी अब तक नहीं है। लेकिन घर में आग लगा दी गई, 2 बाइक, कई सामान जलकर खाक। मौके की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड की आवाजें सुन रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि उस वक्त में कितना पैनिक हुआ था। अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर गैस की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
रोड किनारे बड़े टैंकर से चोरी छिपे कई सिलेंडर भरे जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर, बोलेरो, ई रिक्शा के साथ ही कई सिलेंडर जब्त किए। आपको बता दें कि गैस कंटेनर से अवैध रूप से चोरी छिपे सिलेंडर भरे जा रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले सभी आरोपी फरार हो गए और पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए और फरार आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। गैस की कालाबाजारी के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और इस बीच चोरी छिपे सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस की टीम तक पहुंची और अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसएसपी सर्किट निर्देशन में कल रात्रि में अवैध गैस कटिंग से संबंधित मामले में एक रेड किया गया है। इस क्रम में वहां से एक भरा हुआ एलपीजी कंटेनर, साथ ही एक टोटो और बोलेरो पिकअप बरामद किया गया है। वहां से कुछ गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर किया जा रहा है। और अब आपके सामने मोतिहारी से खबर रखने जा रहे हैं। मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। मोतिहारी पुलिस की छापेमारी जारी है। 3 महिला तस्करों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों महिला शराब तस्कर नागा यादव की बहू बताई जा रही हैं और स्प्रिट के साथ ही पकड़ी गई थी तीनों महिलाएं। राकेश कुमार उर्फ सुखाड़ी शाह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सुखाड़ी ने ही अलियास अंसारी को पिलाई थी शराब पीने के बाद अलियास की मौत हो गई थी। और अब देखिए, इस मामले में 3 महिलाओं की भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि नागा की बहू बताई जा रही हैं। राकेश उर्फ सुखाड़ी शाह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मोतिहारी शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, एक्शन भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि 3 महिलाओं की भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है और तीनों ही महिलाएं शराब तस्कर नागा यादव की बहुएं बताई जा रही हैं। नागा यादव की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। स्प्रिट के साथ पकड़ी गई थी ये तीनों महिलाएं। राकेश कुमार उर्फ सुखाड़ी शाह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए किस तरीके से ये एक्शन जारी है। जैसे ये खबर सामने आई, उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार एक्टिव दिख रही है। भट्टियों पर कानून का हथौड़ा कैसे चलाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन के अंदर गाड़ कर शराब रखी गई है, वो कार्रवाई भी आप देख रहे हैं। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जमीन खोदकर शराब निकाली गई। गिरफ्त में धंधेबाज कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें 3 महिलाओं की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर आज 4 गिरफ्तारी की गई है। लग्जरी कार से शराब तस्करी की जा रही थी, वहां पर भी कार्रवाई की गई। और मोतिहारी में एक हफ्ते से जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आंखों की रोशनी तक उनकी चली गई है। इस कांड से जुड़े कई माफियाओं पर कानून का शिकंजा कसा। बावजूद इसके शराब के धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लगातार देसी शराब बनाने का काम हो रहा है। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर तस्करी की जा रही है। जहरीली शराब कांड के बाद भी सिर्फ मोतिहारी से हर दिन तस्वीरें आ रही हैं, जो हम आपके सामने भी रख रहे हैं। शराब माफियाओं को कानून का खौफ नहीं दिखता। पुलिस ने एक बार फिर से देसी शराब की 8 भट्टियों को ध्वस्त करने का काम किया और इसके साथ ही 4700 लीटर देसी शराब को नष्ट भी कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी में जो कार्रवाई चल रही है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो कहने को बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके मोतिहारी में जहरीली शराब से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। और इन सब के बीच सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, बिहार के कई जिलों में हर दिन शराब के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर अपने धंधे को चमकाने में लगे हैं। मोतिहारी में जहां 4700 लीटर देसी शराब को नष्ट करने का काम हुआ, समस्तीपुर में जब एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई तो शराब माफिया का खेल सामने आ गया। गाड़ी में लाखों की विदेशी शराब छिपाकर तस्करी की जा रही थी। छपरा में भी तस्कर नमक की बोरियों में छिपाकर शराब की खेप ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। धंधेबाजों के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। औरंगाबाद में शराब माफिया ने मिनी फैक्ट्री ही लगा रखा था और उत्पाद विभाग पुलिस की टीम वहां पर छापेमारी के लिए पहुंची। भारी मात्रा में बोतल के ढक्कन, कच्चा माल वहां से बरामद किया गया है और
सिर्फ आज की इन 4 जिलों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से शराब की तस्करी बिहार में चल रही है। पुलिस डाल है तो शराब के धंधेबाज पात दिखाई दे रहे हैं। शराबबंदी को फेल करने में ये लगातार लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस की टीम इनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। तो मोतिहारी में 1 अप्रैल से शुरू हुआ जहरीली शराब कांड का कहर आज 7 अप्रैल तक पहुंच चुका है और इसे 1 हफ्ते में 1-2 करते करते 10 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कई की आंखों की रोशनी चली गई, कई लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं। जहरीली शराब कांड की वजह से कई घरों का चूल्हा बुझ गया है। किसी के सिर से पिता का साया छिन गया तो किसी की दुनिया ही खत्म हो गई। और ऐसे में सवाल है कि आखिर ये जहरीली शराब कब तक और कितने लोगों की जान लेगी। हर घटना के बाद कुछ दिन के लिए पुलिस सक्रिय होती है, दिखावे के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। आखिर इन मौत के सौदागरों में पुलिस और कानून का खौफ कब पैदा होगा, ये कुछ अहम सवाल जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार उठा रहा है। और घटनाक्रम को हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, मोतिहारी में शराब ने अभी तक किन किन लोगों की जान ले ली है उसकी तस्वीर देखिए। 5 अप्रैल को योद्धा मांझी की मौत होती है। आज 7 अप्रैल है। 6 अप्रैल को विनोद शाह उर्फ लड्डू की जान चली गई जहरीली शराब की वजह से। और आज 7 अप्रैल है, यानी कि 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। अभी भी अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं और पुलिस के लाख एक्शन के बाद भी बिहार में शराब का धंधा तेज है। छपरा और नवादा में शराब के धंधेबाज शराब बेचने के लिए कुछ भी करने को तैयार दिख रहे हैं। अब आपके सामने तस्वीरें रखने जा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आपको सब कुछ विस्तार से समझाएंगे और जो तस्वीरें आप देखेंगे उससे आप हैरत में पड़ जाएंगे। शराब बेचने का धंधा कितना तेज है इन 2 तस्वीरों में साफ हो जाएगा। अगर तरबूज काटिएगा तो टेट्रा पैक मिलेगा, कार पलटेगी तो शराब की बोतलें झूम कर बाहर निकलेंगी। बिहार में एक तरफ जहरीली शराब से मौत हो रही है तो दूसरी तरफ धंधेबाज शराब बेचने की हर जुगत निकाल रहे हैं। छपरा में शराब तस्करी का ये वीडियो हैरान करने वाला है। देखिए, गोल मटोल खूबसूरत तरबूज और तरबूज के भीतर शराब का टेट्रा पैक कैसे झांक रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे फाइल में शराब का टेट्रा पैक को संजो कर रखा गया है। यानी शराब तस्कर पुलिस के साथ तू डाल मैं पात वाला खेल खेल रहे हैं। छपरा के बाद नवादा की भी ये तस्वीर देख लीजिए। NH20 पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई, लेकिन हादसे ने एक बार फिर शराबबंदी की पोल खोल कर रख दी। लोग जब हादसे के शिकार कार के पास पहुँचे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गयी। कार से शराब की सुगंध आ रही थी। कार में शराब के कार्टन का झकीरा था। कार पलटने से शराब के धंधे का राज खुल गया। पुलिस ने पलटी हुई कार से एक कर शराब के कार्टन को निकाला। ये साफ नहीं हो सका कि कार कौन चला रहा था, शराब कहां से लाई गई थी। छपरा और नवादा की ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। बिहार में शराब के धंधेबाज शराब बेचने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अधिकारियों पर सरकार की सख्ती दिखाई दी और समय पर सेवा नहीं देने पर फाइन लगाया जाएगा। तय समय में अगर कनेक्शन आप नहीं देते हैं तो आपको फाइन देना होगा। कनेक्शन देना जरूरी होगा। देर होने पर हर दिन 1000 रुपए का फाइन आपको देना होगा। बिजली सेवाओं में पारदर्शिता के लिए यह फैसला किया गया है, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी राहत और इसकी जानकारी देखिए पोस्ट के जरिए भी दी गई है। आनंद अमृतराज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लेट फाइन देना होगा, लेकिन ये उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए निश्चित तौर पे राहत भरी खबर है। कई बार ये हम लोग को जानकारी मिलती है कि कई बार जब कनेक्शन लेना होता है तो उसमें किसी न किसी वजह से देर कर दिया जाता है और उस पर काफी उपभोक्ता को दिक्कत होती है। इसके अलावा कई बार बिजली की समस्या होती है, उसके निदान में भी समय लगता है। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर होती है, कोई भी बिजली से जुड़ी हुई समस्या उपभोक्ताओं को होती है, तो जो भी अधिकारी इसके लिए जवाबदेह है उन पर
जवाबदेही तय की जाएगी। और अगर समय पर उन्होंने उनकी सेवा सुनिश्चित नहीं की तो जाहिर तौर पे वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके वैसे अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये इस तरह की बात पहली बार हम लोगों ने देखा है कि अगर बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार इस तरह के कदम उठा रही है, और जाहिर तौर पे पारदर्शिता भी होगी और जो बिजली उपभोक्ता उनको राहत भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में अगर आपने समय पर कनेक्शन नहीं दिया तो 3 दिन का समय नियत किया गया है, जबकि दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिनों का दिन नियुक्त किया गया। तो जाहिर तौर पे अगर इसमें लेट होता है तो जो भी संबंधित अधिकारी होंगे या फिर जो भी कर्मचारी होंगे उन पर 1000 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा और हर रोज वो 1000 रुपए का फाइन बढ़ता जाएगा। तो ये बेहद दिलचस्प है। और जेडीयू की तरफ से जेडीयू का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पे इस खबर की पूरी जानकारी दी गई है। तो जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है कि सरकार की तरफ बताया जा रहा है, जेडीयू की तरफ से भी बताया जा रहा है और सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नीतीश कुमार ने कई सारी घोषणाएं की। 125 यूनिट बिजली फ्री भी दिया जा रहा है और सोलर लाइट लगाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बिजली उपभोक्ताओं को बिहार में कोई तरह का समस्या न हो, इसके लिए ये कदम बड़ा कदम माना जा रहा है कि अगर कोई भी जवाबदेही तय की जाएगी किसी जो अधिकारी पर जो उपभोक्ताओं को समय पर सुविधाएं नहीं देते हैं, जो उपभोक्ता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वैसे लोग पर जवाबदेही तय करके उन्हें जुर्माना भी लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अगर लेट करते हैं यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन, शहरी क्षेत्रों में 3 दिन और इससे समय अवधि अगर ये ज्यादा बढ़ती है तो फिर आपको लेट फाइन देना होगा, क्योंकि किसी ना किसी वजह से अब तक ये देखा जा रहा था कि अधिकारी कनेक्शन देने में लेट कर देते थे, लेकिन अब उस लेट लतीफी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तय समय पर ही आपको कनेक्शन देना होगा और अगर आप तय समय से बाद में कनेक्शन देते हैं तो आपको फाइन देना होगा और ये फाइन हर दिन के हिसाब से 1000 रुपए होगा। और बीजेपी सांसद रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच से नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा मिली है। सदन में अब 33% महिलाएं होंगी। देश में 70 करोड़ महिलाएं हैं। देश में महिला शक्ति की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी था। सदन शुरू होगा तब ये बिल पारित होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच ने देश की सभी नारी शक्ति को एक अलग ऊर्जा दी है, तो महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी था। स्वागत करता हूं मैं और सदन शुरू होगा, उसके बाद ये बिल पारित होगा। सभी देश की सभी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए बधाई देता हूं। और अब आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं पूर्णिया से। ये बड़ी खबर, स्कूल के पास भीषण आग लगी। आग में 4 घर जलकर खाक हो चुके हैं। अनाज, कपड़े, कैश और घर का सामान जला है। लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की टीम के पहुंचने से पहले तबाही मचे। एक ही परिवार के 4 घर जलकर खाक हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भयंकर आग लगी जहां पर सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। स्कूल के पास ये आग लगी थी, धीरे धीरे 4 घरों तक फैली और एक ही परिवार के ये घर बताए जा रहे हैं। गढ़बन नेली हाई स्कूल के पास की ये घटना बताई जा रही है और लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान इस आगजनी में हुआ है, क्योंकि ये एक ही परिवार के सदस्यों के अलग अलग घर थे जिसमें आग लगी और इसकी चपेट में आकर लाखों की संपत्ति खत्म हो गई। औरंगाबाद से खबर, जहां औरंगाबाद सदर अस्पताल में मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों को लेकर जानकारी मिल रही है कि यहां पर पैसों की उगाही की जा रही है। पैसों की अवैध वसूली का खेल यहां पर खेला जा रहा है और इसका एक वीडियो सामने आ चुका है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला कर्मी, जिसका नाम उमेश राम बताया जा रहा है, जो लोगों से खुलेआम पैसे लेता हुआ दिखाई दिया है इस वीडियो में। सदर अस्पताल में चल रहे इस खेल को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर वायरल हो रही है और सरकारी अस्पतालों को लेकर देखिए, पैसों की उगाही को लेकर, अवैध वसूली को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर वसूली की जा रही थी, जिसका किसी ने वीडियो तैयार किया और सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दिया गया। और अगली खबर अब आपके सामने बक्सर से रखने जा रहे हैं, जहां पर 2 महिलाओं ने आपस में अनोखी शादी रचा ली है। ये दोनों बगेन थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही हैं। इन दोनों की अनोखी प्रेम कहानी चर्चा का विषय है। बताया जा रहा है कि संध्या कुमारी और रूबी कुमारी ने उत्तर प्रदेश के विंध्याचल देवी मां के मंदिर में शादी कर ली है।
दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें से एक महिला संध्या देवी पहले से शादीशुदा भी है, इसके 2 बच्चे हैं, जबकि दूसरी महिला रूबी कुमारी अविवाहित थी। 15 दिन पहले रूबी और संध्या की नजदीकियां बढ़ती हैं। इन दोनों ने शादी अब रचा ली है। इस शादी में खास बात यह है कि संध्या देवी खुद को पत्नी और रूबी कुमारी को पति के रूप में स्वीकार किया है। हम लोग वीडियो बनाते थे तो 15 दिन से डांस करके हाँ हम लोग वीडियो बनाते थे साथ में डांस करके, और न जाने कैसे प्यार हो गया तो हम लोग डिसीजन लिए, तो हम लोग गए विंध्याचल घूमने, तो हम लोग शादी कर लिए अटभुजी में। और चलिए इसी खबर